पिछले क्लास में केस वन बता दिया गया था इलेक्ट्रोलाइसिस का। जो लोग पिछला क्लास किए हैं उन्हीं को ये सब बात समझ में आएगा। अभी तो चढ़ दी, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। केस टू हेरिंग डालिए। लिखेंगे। केस टू लिखिए तो वैद्युत अपघट के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। NaCl के जलीय वैद्युत अपघट के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। सबसे पहले तो आप लोग अपना अपना मुंह बंद कर लीजिए, है ना, हल्ला करते हैं। हो गया हेडिंग। पिछला दिन हम लोग वैद्युत अपघटन किए थे फ्यूज्ड NaCl का, मतलब पिघले हुए NaCl का। आज हम लोग वैद्युत अपघटन करेंगे जब हम NaCl को पानी में मिला देंगे तब। यहाँ पर पिघलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप एक वैद्युत अपघटनी सेल बनाइए तो। इसमें हम लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब है NaCl का जलीय विलयन, यानी पानी में क्या मिला हुआ है, NaCl। पानी में ये टूट जाएगा कैसे कैसे, Na प्लस में और Cl माइनस में। एक विशेष जानकारी सुन लीजिए आप। जब भी आप जलीय विलयन लेते हैं तो उसमें दो आयन और रहता है, H प्लस और OH माइनस। क्योंकि वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन होता है, वाटर जो है, पानी जो है, वह स्वतः आयनीकृत होता रहता है H प्लस में और OH माइनस में। तो ऐसी स्थिति में जब आप NaCl को पिघला कर लिए थे तो वहां पर केवल एक केटायन Na प्लस था और केवल एक एनायन Cl माइनस था। लेकिन यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस के साथ साथ इसमें H प्लस भी होगा और OH माइनस भी होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। यदि आप वाटर नहीं लेते तो H प्लस और OH माइनस नहीं रहता। यानी यहाँ दो तरह का धनायन और दो तरह का ऋणायन उपलब्ध है विलयन में। अब आप इसमें क्या कीजिए, दो रॉड डालिए प्लेटिनम का। दोनों का दोनों प्लेटिनम रॉड है। एक काम करेगा पॉजिटिव का, एक निगेटिव का। याद करो, इसको हम सेल से जोड़ते थे ऐसे। ये निगेटिव रॉड था, ये पॉजिटिव रॉड था। इसको हम कैथोड कह रहे थे और इसको एनोड। इस सेटअप को तैयार करके जैसे ही हम इसमें करंट डालेंगे तो इसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा। और ये केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होगा इसको हम देखते हैं। पहले आप यहाँ तक उतार लीजिए तो।
हो गया, लिख लिए। अब यहाँ पर जब हम इसके केमिकल रिएक्शन को देखेंगे तो एनोड पर अलग केमिकल रिएक्शन होगा और कैथोड पर अलग केमिकल रिएक्शन होगा। सबसे पहले हम एनोड वाले रिएक्शन की बात करेंगे, उसके बाद कैथोड वाले रिएक्शन की बात करेंगे। इसको चेंज करें क्या? हो गया, लिख लिए। देखिए तो साथ साथ एट कैथोड, कैथोड पर होता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन का मतलब अवकरण होता है, और अवकरण का जो प्रोसेस होता है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला ना प्रोसेस होता है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा? कोई केटायन ही ना, जिस पर धन आवेश है वही ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। तो यहां पर एक बात लिखी जा सकती है कि कैथोड पर अवकरण किसका होगा? धनायन का। तो नीचे में लिखेंगे कैथोड पर केटायन का अवकरण होता है। कैथोड पर केटायन का अवकरण होता है। पिछला क्लास में जो वैद्युत अपघटन हुआ है उसमें और आज जो वैद्युत अपघटन हुआ है उसमें, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। देखिए क्या अंतर है। पिछला दिन जब आप NaCl को मेल्ट किए थे तो Na प्लस और Cl माइनस मिला था, अनायन के रूप में सिर्फ Na प्लस उपस्थित था। लेकिन आज जब हम जलीय विलयन का करवा रहे हैं वैद्युत अपघटन, तो Na प्लस के साथ साथ धनायन के रूप में H प्लस भी है और एनायन के रूप में OH माइनस भी है। यही लफड़ा है यहाँ पर जो आप लिखे हैं कैथोड पर केटायन का अवकरण होगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इस बर्तन में केटायन के रूप में कौन कौन उपलब्ध है? यहाँ पर केटायन के रूप में उपलब्ध है Na प्लस तथा H प्लस। केटायन के रूप में तो दो चीज उपस्थित, Na प्लस तथा H प्लस। अब आप एक बात बताओ कि Na प्लस और H प्लस इलेक्ट्रॉन को ये भी ग्रहण कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को ये भी ग्रहण कर सकता है, क्योंकि दोनों पर धन आवेश। लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा किसकी है? ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा इसके और इसके SRP के मान के कंपैरिजन से। जिसका SRP मान ज्यादा होगा उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, और केवल वही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा जब तक वो उपस्थित है तब तक। जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति SRP वैल्यू से पता चलता है, और SRP किसका ज्यादा है किसका कम ये आपको पता चलेगा EMF श्रेणी से। तो सबसे पहले आप EMF श्रेणी निकालिए तो जो पीछे पढ़े हैं, और EMF श्रेणी में पता कीजिए कि सोडियम और हाइड्रोजन में किसका SRP मान ज्यादा होता है। सोडियम और हाइड्रोजन में SRP मान किसका ज्यादा होता है? सोडियम का या हाइड्रोजन का? आप ध्यान से देखिए, सोडियम का SRP मान निगेटिव है और हाइड्रोजन का SRP मान 0 है। निगेटिव से 0 ज्यादा होता है तो हाइड्रोजन का SRP मान ज्यादा होगा। यहां से ये बात स्पष्ट है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण सोडियम नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा? हाइड्रोजन। तो यहां से आप कंफ्यूजन को दूर कीजिए। सबसे पहले दोनों का दोनों धनायन अवकृत नहीं होगा। धनायन सिर्फ वह अवकृत होगा जिसके इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता अधिक होगी। इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता उसकी अधिक होगी जिसका SRP मान अधिक होगा। SRP मान उसका अधिक होगा जिसका स्थान
EMF श्रेणी में नीचे होगा। सोडियम और हाइड्रोजन में नीचे है हाइड्रोजन, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर अवकरण जो होगा वह हाइड्रोजन का होगा। क्लियर है ये? देखिए कई बात हम एक साथ बोले, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं लास्ट बार, इसके बाद हम नहीं बोलेंगे, इसीलिए ध्यान से सुनिए। आ रहे हैं। दो धनायन है, अवकरण हमेशा धनायन का होता है, लेकिन दोनों धनायन का अवकरण नहीं होगा। उस धनायन का अवकरण होगा जिसके अवकृत होने की क्षमता ज्यादा हो, यानी जिसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा किसकी होगी, ये हम SRP मान से समझ सकते हैं। जिसका SRP मान अधिक, उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक। SRP मान ज्यादा किसका होगा, इसको बात को पता करने के लिए आपको EMF श्रेणी पर जाना पड़ेगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी एक टेबल बनाए थे ना, उसमें आप याद कीजिए वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP लिखा हुआ है। जो सबसे नीचे है उसका SRP मान सबसे अधिक है, जो सबसे ऊपर है उसका SRP मान सबसे कम है। और ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे चलते गए हैं SRP मान बढ़ता गया है। तो नीचे सोडियम और हाइड्रोजन में नीचे में है हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का SRP मान अधिक है। हाइड्रोजन का SRP मान अधिक है किससे, सोडियम से। अतः यहां पर हाइड्रोजन का अवकरण होगा ना कि सोडियम का। क्लियर है ये? तो यहां हम लिख सकते हैं कि फिर से नीचे एरो देंगे कि कैथोड पर लिखिए। तो आप भी यहां तक उतार चुके हैं क्या आप? पहले आप यहां तक लिखिए तो। लिखिए कैथोड पर वह धनायन अवकृत होगा जिसका SRP मान अधिक होगा। यहाँ किसका SRP मान अधिक है? यहाँ H+ का अवकरण होगा क्योंकि सोडियम तथा हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का SRP मान अधिक होता है। हो गया लिखा हुआ? तो SRP मान अधिक होता है हाइड्रोजन का, तो ये तो तय है कि हाइड्रोजन का ही अवकरण होगा। तो अवकरण होगा तो उसको रासायनिक अभिक्रिया में दिखाना पड़ेगा कि कैसे ज्यादा है कैसे कम है, रिएक्शन करके क्या बनाएगा। अब यहां से आप कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ देखेंगे। देखिए एक H+ एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और हाइड्रोजन के एटम में ही ना कन्वर्ट करेगा। लेकिन हाइड्रोजन मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये हाइड्रोजन गैस के रूप में रहता है, ये H2 के रूप में रहता है। तो ये रिएक्शन यदि रिपीट हो जाए, दो बार हो जाए, तो वैसी स्थिति में हाइड्रोजन का दो एटम बनेगा, दोनों एटम आपस में जुड़ के हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देगा। यानी इसी रिएक्शन को यदि आप ऐसा लिखना गलत होगा। ये सही कब होगा, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करके इसको क्या बना देंगे, H2। तो इसको बोलना पड़ेगा H2। यह कौन सा गैस है,
हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब होगा कि जब रिएक्शन हो रहा होगा उस सेल में, तो कैथोड पर ही ना ये रिएक्शन करा रहे हैं। तो इस कैथोड पर जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, यानी इस कैथोड पर इस कण में इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, H प्लस उसको ग्रहण करके हाइड्रोजन का गैस बना रहा होगा, और हाइड्रोजन का एयर ड्रॉप, जिसको आप बुलबुला कहते हैं, गैस का बुलबुला, ये हाइड्रोजन गैस का बुलबुला पानी से बाहर निकल रहा होगा, यानी यहाँ कौन सा गैस निकला? हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब जब आप NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराते हैं, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, या हाइड्रोजन गैस बनता है, या हाइड्रोजन गैस निकलता है, या हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इस तरह से कई भाषा में बातें लिखी भी रहती है। क्या इसमें कोई परेशानी है? आगे सुनिए। यह हाइड्रोजन गैस तब तक निकलता रहेगा जब तक कि हाइड्रोजन पूरा का पूरा खत्म ना हो जाए। अब आगे हम बात करेंगे किस पर? एनोड पर। लेकिन एनोड पर बात करने से पहले कुछ और विशेष बात है इसका, उसको आप ध्यान दीजिए। ये H प्लस आया कहां से है? जल से। जल टूटा तब ने H प्लस दिया। आप ये बताइए कि वाटर टूटता कैसे? H प्लस में और OH माइनस में। यहां पर कितने H प्लस का उपयोग किया गया है? 2H प्लस का उपयोग किया गया है। तो बताओ ये रिएक्शन कितना बार हुआ होगा तो 2H प्लस निकला होगा? 2 बार। हाँ या ना? तो हम यदि लिख दें 2H2O, तो लिख सकते हैं 2H प्लस और 2OH माइनस, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अब बताइए, यही ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। बोलिए हाँ या ना? यही 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और ग्रहण करके किस में बदल गया? हाइड्रोजन गैस में। हाँ या ना? लेकिन ये तो कुछ नहीं किया, तो बर्तन में OH माइनस रह जाएगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का आयन इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर गया, और OH माइनस का आयन बर्तन में ही रह गया। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया किसके द्वारा? H प्लस के द्वारा। और H प्लस कहां से आया है? H2O से। इसी रिएक्शन को यदि हम एक और तरीके से लिखना चाहें, तो ये लिखा जा सकता है 2H2O। 2H2O कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। किसमें कन्वर्ट किया? हाइड्रोजन गैस में। और किसमें कन्वर्ट किया? 2OH माइनस में। जो लोग इस रिएक्शन को अभी भी नहीं समझ पाए हैं, एक फाइनल बार समझ लीजिए, लास्ट बार बता रहे हैं इसको, तो शायद आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ये 2H2O कैसे टूटा है? ये 2H2O टूटा है 2H प्लस और 2OH माइनस। साथ में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया, कन्वर्ट कर गया किस में? हाइड्रोजन गैस में। और जो 2 OH माइनस था वो जैसे था वैसे ही ना लिखा रह गया। 2H प्लस और 2H माइनस को साथ करके लिखा जा सकता है 2H2O। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट कर गया किस में? 2 हाइड्रोजन गैस और 2OH माइनस। इस रिएक्शन को देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि पानी जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। हाँ या ना? तो पानी यदि 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, अरे भाई पानी के अंदर हाइड्रोजन ही ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो वो हाइड्रोजन तो वाटर के मॉलिक्यूल से ही ना आया। ओवरऑल हम यही ना कह सकते हैं कि वाटर ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, क्योंकि वाटर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसीलिए यह रिडक्शन ऑफ वाटर रिएक्शन कहलाता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन ऑफ वाटर। हिंदी में मैं यदि बोलूं तो इसको बोलेंगे जल का अवकरण। अब आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि जल के अवकरण से कौन सा गैस का निर्माण होता है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। क्या इसमें कोई समस्या है? लिख लीजिए यहां तक। ये लिख लिए थे ना? ये नहीं पूरा हुआ है? इसको लिखिए दो रिएक्शन।
जो लोग पिछला क्लास छोड़े हैं उनको ये सब समझ में नहीं आएगा, अब इंतजार कीजिए नए चैप्टर का। कल शुरू होगा फैराडे का नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। उससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, शॉर्ट टाइप भी पूछा जाता है, लॉन्ग टाइप भी पूछा जाता है, और इस बात की 100% गारंटी है, ऑन रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं कैमरा पर, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा हर हाल में, चाहे जैसे पूछे, जो भी पूछे। इसीलिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कल वाला। और वो बात आप समझ सकते हैं तब जब आप इसको समझेंगे, ऐसे समझ में वो भी नहीं आएगा। और अब समझ में आए नहीं आए वो आप जानिए। हो गया, लिख लिए क्या? अभी आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस निकला, कल देखिएगा कि कितना हाइड्रोजन गैस निकलेगा, उसका कैलकुलेशन होता है यहाँ से। पूरा ग्राम में निकाल सकते हैं कितना हाइड्रोजन गैस निकलेगा, वॉल्यूम निकाल सकते हैं एसटीपी पर। आगे बढ़े क्या, इसको बढ़ाएं क्या? अब लिखेंगे एट एनोड। एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। इस बैच में ना पिटाओगे, एक आध दिन को एक आध को पिटाओगे, पूरा साल भर शांत रहोगे, मार देखोगे तो उसके बाद हिम्मत नहीं होगा दोबारा हल्ला करने का। वैसे कुछ दिन पहले देखे हो, लेकिन तुम शायद बढ़िया से नहीं देख पाया, मार पीछे लग रहा था, आगे नहीं। हो गया, लिख लिए। अब एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला काम, और इलेक्ट्रॉन देने वाला काम तो वही करेगा ना जिसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा। किसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है? केटायन के पास या एनायन के पास? एनायन के पास, तो इलेक्ट्रॉन एनायन देगा। चलिए खड़े हो जाए पीछे, दोनों दोनों लड़की खड़ी हो तो पीछे। हाँ, व्हाइट दुपट्टा जो रखी हुई है, खड़ी हो। तुमने बगल में भी खड़ा करो तो, खड़ी हो जाओ। हाँ खड़ी हो जाओ। क्या बोल रहे थे अभी, लास्ट वाला लाइन क्या बोले हैं? इलेक्ट्रॉन कौन देगा? अरे सुनो, नहीं सुनाई दे रहा है, सुन के तनी जोर से बोलो तो, कौन देगा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन कौन देगा? एनायन। कौन एनायन है? यहाँ दो गो एनायन है। अभी तो हम आंसरों बताए हैं। आंसर बताए थे कि नहीं बताए थे? पूछो जी सर या नहीं सर, क्या बोल रही है? जी सर, बताए हैं क्या आंसर? ऑनर कहीं, खड़ी रहो, खड़ी रहो भर। क्या बोली? कौन बोली सॉरी? कौन बोली सॉरी? जो खड़ी है वो बोली है क्या? आई हेट सॉरी। खड़ा रहिए बरगंडी। अब एनोड पर ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन होगा, एनायन ही इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। तो सबसे पहले नीचे रो दे के लिखे तो, एनोड पर एनायन का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होता है का मतलब वो इलेक्ट्रॉन देता है। अब बताइए यहाँ पर एनायन कौन कौन है? यहाँ पर एनायन Cl माइनस भी है, और OH माइनस भी है। इलेक्ट्रॉन या तो Cl माइनस देगा या तो OH माइनस देगा। ये हम कैसे पता करेंगे कि कौन देगा? इस बात को पता करने के लिए आपको यह पता करना पड़ेगा कि दोनों एनायन में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता अधिक किसकी है, और इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता अधिक किसकी है ये कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब हम इसका SRP मान देखें। SRP मान जिसका कम होगा उसका इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता
अधिक होगा। आप अभी तुरंत पीछे देखे थे कि एसआरपी मान अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता अधिक होगी, एसआरपी मान कम होगा तो एसओपी मान अधिक होगा, और एसआरपी मान यदि कम होगा एसओपी मान अधिक होगा, दोनों एक ही बात हुआ ना, इसका इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता अधिक होगी। तो यहां पर अब आपको पता करना पड़ेगा कि Cl माइनस और OH माइनस में किसका एसआरपी मान कम है। इस बात को पता करने के लिए जब आप ईएमएफ सीरीज में जाएंगे तो आपको वहां से पता नहीं चलेगा। इसलिए नहीं पता चलेगा क्योंकि Cl का तो चर्चा है वहां, लेकिन OH माइनस का चर्चा नहीं है। इस OH माइनस के लिए अब आपको एक नोट समझना पड़ेगा। देखिए पहले इसको देखो, एनायन के रूप में जनरली 6 चीज आता है, SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, यही 6 चीज जनरली आता है। और इसके अलावा यदि कोई चीज आता है तब आपको एनसीईआरटी बुक की मदद लेनी पड़ेगी, या क्वेश्चन यदि देगा तो इस सब का मान लिखेगा तभी पता चलेगा, इससे पता नहीं चलेगा। जानिए ये जो चीज लिखा हुआ है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी है, यह है एसआरपी का घटता हुआ क्रम। एसआरपी का घटता हुआ क्रम का मतलब ये हुआ कि ये जितना एनायन यहाँ उपस्थित है उसमें सबसे ज्यादा एसआरपी मान होता है SO4 2 माइनस का, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका और सबसे कम इसका। तो बताइए Cl माइनस और OH माइनस में किसका एसआरपी मान कम है? Cl माइनस का। हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ Cl, पहले तो यहाँ ये लिखेंगे कि एनोड पर वह एनायन ऑक्सीकृत होगा जिसके एसआरपी का मान कम होगा। यहाँ Cl माइनस का एसआरपी मान OH माइनस से कम है, अतः Cl माइनस का ऑक्सीकरण होगा, यानी Cl माइनस ही इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। क्या यहाँ तक कोई परेशानी है? अब थोड़ा इसको भी समझ लीजिए कि ये ऑर्डर कैसे समझ में आया। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है? 4। एक एटम के साथ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ एक एटम के साथ 3, यहाँ एक एटम के साथ 1। निश्चित है कि इस तीनों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर एक सल्फर एटम से 4 ऑक्सीजन एटम एसोसिएट है। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल बात हो गया, लेकिन यदि आप इन सब चीजों को डिटेल में समझना चाहते हैं तो एनसीईआरटी में ईएमएफ सीरीज का एक परफेक्ट टेबल बनाया गया है। हम जो बनाए वो तो खाली शॉर्टकट में काम चलने लायक टेबल है। एनसीईआरटी में देखिएगा तो सब का एक तरफ से लिखा हुआ है, उसका सबका वैल्यू भी लिखा हुआ है, और ये वैल्यू याद नहीं करना होता है, ये वैल्यू कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है। ये हमेशा क्वेश्चन आपको देगा, प्रोवाइड करेगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि किसका एसआरपी ज्यादा होगा, किसका एसआरपी कम होगा। कुछ चीजों को बस ध्यान रखना होता है, याद रखना होता है। जैसे हाइड्रोजन और सोडियम में आप कहेगा कि हाइड्रोजन का एसआरपी कम होता है, फिर गलत हो जाएगा। वहां तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा हाइड्रोजन नॉन मेटल है, सोडियम जो है मेटल है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी सोडियम से ज्यादा होगी, क्योंकि सोडियम मेटल है, उसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होता है। तो इन सब चीजों को तो, जो कॉमन चीज है उसको तो कम से कम याद रखना पड़ेगा, वो आपको हमेशा किताब का हेल्प ही नहीं चाहिए। तो अब बताइए यहाँ से कौन देगा इलेक्ट्रॉन? Cl माइनस। पहले आप लिखिए तो यहाँ तक। ये बीच में एक्स्ट्रा बात आया है, ये बोल रही है, तुम बोल रहे नहीं, इतनी देर खड़ा रहो, बैठना जरूरी है। यहाँ बैठने के लिए आते हैं? अच्छा यहाँ बैठने के लिए आते हैं, बैठने आते हैं? अच्छा तो बैठने के लिए आते हैं, तो यहाँ खिस्सा करने के लिए आते हैं? एक काम करो ना, खरा खरा खिस्सा करो, बढ़िया मजा आएगा तुमको भी। पहले यहाँ तक लिखिए ना, यहाँ तक लिखिएगा तब लिखाएंगे। ये पूरा लिख चुके हैं ना यहाँ तक? हाँ तो ये पहले लिखिए तब लिखाएंगे। हाँ लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ हो गया यहाँ तक? यदि ये लिखा हुआ हो गया तो एरो देके लिखिए, ये बात तो लिखिए जाते वक्त। अगला दिन से हल्ला करेगी बेंच पर खड़ा कर देंगे, और उसके बाद भी हल्ला करेगी तो वो लड़का को बोले कि बेंच डोला दो। इसे तो गिरेगा नहीं ना आदमी, ऐसे गिर जाएगा। इतना मथा कहाँ केमिस्ट्री में दौड़ता है। हम नहीं देखते हैं ना।
वक्त देखो। अब लिखा है आगे, लिखे तो नीचे एरो देके। एनोड पर वह ऋणायन ऑक्सीकृत होता है एनोड पर वह ऋणायन ऑक्सीकृत होता है जिसका एस आर पी मान कम होता है। यहाँ Cl माइनस का एस आर पी मान OH माइनस से कम है, अतः Cl माइनस का ऑक्सीकरण होगा। दूसरे जगह जाके बैठना, यहाँ खड़ी रहो। अगला दिन से यही करना ही है इस बैच में, सबको खड़ा करके छोड़ देंगे पूरा क्लास, कोई मर्सी नहीं। याद दिखाते दिखाते अब हम पगला जाएंगे। हम लोग सुधरने वाले होने हैं। लड़का लोग को पीट के खड़ा करेंगे, लड़की लोग को सिर्फ खड़ा करेंगे, लड़का लोग को पीट के खड़ा किया जाएगा। अरे तुम्हारे जाति के हैं, तुम पर विशेष ध्यान रहता है मेरा। चलिए देखिए, यहाँ नहीं हुआ था लिखा हुआ क्या? तबीयत ठीक नहीं है रे। देखो यहाँ अपने जेबी में कैसे रह गया ये। सुनिए इधर, Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन यदि देगा तो Cl के न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट करेगा, लेकिन दिक्कत यह है कि Cl अकेला तो रहता नहीं है। Cl किस रूप में रहता है? Cl2 के रूप में रहता है, तो Cl2 के रूप में रहने के लिए दो Cl माइनस बनाना पड़ेगा। ये दो Cl माइनस Cl2 बना देगा और साथ साथ दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। यहाँ कौन सा गैस निकला? Cl2। तो यदि हम यहाँ पर बात करें इस केस की, अब बताइए यहाँ पर कौन सा गैस निकल रहा होगा इसके अगल बगल? ये जो गैस होगा ये होगा Cl2 गैस। समझ में आया? तो इसको लिख लीजिए तो रिएक्शन को। और यहीं पर दूसरा केस भी समाप्त हो गया। अब समाप्त होने के बाद यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है और कैसे आप गलत बना के पहुंच जाते हैं, और उसको देखिए। इससे क्या क्या क्वेश्चन होता है, आप उस सारे क्वेश्चन को देखिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब पिघले हुए NaCl का वैद्युत अपघटन होता है तो कैथोड और एनोड पर क्रमशः मुक्त होता है। ऑप्शन ए में लिख दिया सोडियम क्लोरीन, बी में लिख दिया क्लोरीन सोडियम, सी में लिख दिया हाइड्रोजन Cl2, और डी में लिख दिया नन ऑफ दिस। आंसर बताइए क्या होगा? दूसरा ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा, कौन सा ऑप्शन? तीसरा। तुम पगला है। हम अभी बोले हैं, हम बोले हैं पिघले हुए ने। सीधा खड़ा रहो, हाथ पर, हाथ पर खड़ा है रे, पैर पर खड़ा रहो। फ्री रहो, अगला दिन से पूरा क्लास खड़ा करके छोड़ेंगे। लड़की लोग का आदत बहुत खराब हो गया है। एगो का कान है, एगो का मुंह सट जाता है, उसके बाद क्या बतियाती है समझ भी नहीं आता है।
नहीं, बात नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी बात रे, कुछ ही कर रही थी, झटिया झटम झुटी कर लो। अरे रहो ना, कुछ कर रही थी, बोली का है, अपना अपना लिखने में उल्टा लिख ली तो बात तो यहाँ ना, इसमें कौन चीज जरूरी था, यहाँ से सीधा कर लेते। हमसे बात करो, हमसे, हमसे ज्यादा उपयुक्त आदमी बात करने के लिए यहाँ कोई नहीं मिलेगा तुमको। तुमको बात करना है तो हमसे करो ना। अब आपस में क्या बात कर रहे हैं, वो हमसे ज्यादा जानती है। बात करने का मतलब पूछने के बारे में बोल रहे हैं, चट्टा के। सुना इधर, क्वेश्चन ये था कि पिघले हुए NaCl का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड और एनोड पर क्रमशः मुक्त होता है, तो Na और Cl2 इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन होगा ए। इसी में क्वेश्चन आपसे पूछ देता कि यदि जल NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन होगा तो कैथोड और एनोड पर क्रमशः क्या मुक्त होगा, तब हम कहेंगे हाइड्रोजन और Cl2। इसका तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन होता है तो pH का मान, ऑप्शन नंबर ए, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, नहीं कह सकते, क्या इसका सही ऑप्शन होगा। इस बात को समझने के लिए अब आपको फिर कंसेप्चुअली जाना पड़ेगा, जरा ध्यान दीजिए इधर, आप इस सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए। पहले बर्तन में Na प्लस और Cl माइनस की संख्या बराबर थी, H प्लस और OH माइनस की संख्या बराबर थी बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी वैद्युत अपघटन से पहले। जब आप वैद्युत अपघटन कराने लगे तो खर्च क्या क्या हुआ, H प्लस आयन, बच क्या गया OH माइनस। Na प्लस और Cl माइनस में कौन खर्च हुआ, Cl माइनस आयन, बच कौन गया Na प्लस। पहले यह विलयन था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, लेकिन जब वैद्युत अपघटन हुआ तो हाइड्रोजन और Cl खत्म हो गए, यह सॉल्यूशन किसमें कन्वर्ट कर गया, NaOH के जलीय विलयन में। यहां से ये कह सकते हैं कि पहले पानी में नमक डाले थे, नमक एक उदासीन चीज है, मतलब लवण है तो उदासीन ही है, तो वैसी स्थिति में इसका pH 7 होगा, है कि उदासीन सॉल्यूशन का जो pH होता है कितना होता है 7। अब ये क्षारीय विलयन में बदलने लगा, NaOH तो क्षार है ना, तो pH का मान बढ़ने लगेगा ना इसका, जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा इसका pH का मान बढ़ेगा। तो ओवरऑल हम एक स्टेटमेंट यहां पर लिख सकते हैं कि जब NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन होता है तो वह NaOH के क्षारीय विलयन में बदल जाता है, अतः NaCl के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के पश्चात pH का मान बढ़ जाता है। क्लियर है ये, और यही इसका लास्ट पॉइंट है जहां पर इसको लास्ट करके कल से हम लोग फैराडे का नियम शुरू करेंगे। नहीं नहीं, लिखो एरो, लिखो, लिखेंगे NaCl के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के पश्चात, NaCl के जलीय विलयन, NaCl के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के पश्चात NaCl के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के पश्चात वह NaOH के क्षारीय विलयन में बदल जाता है, वह NaOH के क्षारीय विलयन में बदल जाता है, NaOH के क्षारीय विलयन में बदल जाता है, इसीलिए इसका pH मान बढ़ जाता है, इसीलिए इसका pH मान गई, इसीलिए इसका pH मान बढ़ जाता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुने इधर, 5 मिनट हमको और लगेगा, एक दो गो का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे। अब तो इतना हमको लिखना नहीं पड़ेगा ना, तो फटाफट करवाते निकल जाएंगे, और उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाएगा फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये सब चलेगा। फिर इसका न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट होगा। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है हर महीने से, ये कल